नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। सीबीएसई ने 2021 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्लास 12th के सभी विषयों के सैंपल पेपर्स इशू कर दिए हैं और जहां तक क्लास 12 हिस्ट्री के सैंपल पेपर का सवाल है, तो आपको पता है कि एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे केस बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं या केस आधारित प्रश्न कहते हैं। अब बच्चों में काफी इस बात को लेकर के उत्सुकता है और बच्चे परेशान भी हैं कि ये केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं और इनके जवाब किस तरह से दिए जाने चाहिए। तो इस वीडियो का उद्देश्य, जो एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 12th हिस्ट्री में केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, उनके आंसर्स किस तरह लिखे जाएं और किस तरह से उनको समझा जाए, ये उद्देश्य है और इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 17 to 19 केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और एक आंसर उसमें से आपको चूज करना है। सभी प्रश्नों के 4 सब पार्ट होंगे और आपको अटेम्प्ट एनी 3 यानी कि 4 सब पार्ट्स में से कोई 3 ही अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये केस बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं, केस आधारित प्रश्न क्या होते हैं। देखिए, द पर्पस ऑफ राइटिंग अ केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज टू मेजर द लर्नर्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यानी कि केस आधारित जो प्रश्न होते हैं और उनमें जब बहुविकल्पी प्रश्न आपको लिखने के लिए दिया जाता है, तो इसका उद्देश्य होता है शिक्षार्थी के ज्ञान के अनुप्रयोग को मापना। कहने का अर्थ ये कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, क्या उसको वास्तविक स्थिति में अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं होगा और पूरे सोर्स में से, पूरे स्रोत में से इन प्रश्नों का सीधा उत्तर भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के स्रोत हैं और उस पर आधारित किस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका आंसर किस तरह से ढूंढना है। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 17 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रयाग प्रशस्ति केयरफुली एंड आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन होंगे जिसके जवाब आपको देने हैं, जबकि ऑप्शन आपको 4 क्वेश्चन का होगा, ए बी सी डी। तो उनमें से कोई एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं और 3 के उत्तर दे सकते हैं और तीनों की वैल्यू 1 1 1 3 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि 17, 18 और 19 ये 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, तो यदि आपने सेक्शन बी को ठीक से अटेम्प्ट कर लिया तो कुल 9 मार्क्स बनते हैं आपके। एक अच्छी बात यह है कि ये जो 17, 18 और 19 है, इसमें जो आपको सोर्स दिया जाएगा वो भी आपके पुस्तक से होगा और जो 27, 28 और 29 क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी आपके अपने टेक्स्ट बुक से होंगे। इसलिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो देखिए, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये आपको अंग्रेजी में यहां दिया हुआ है। इसी को हिंदी में मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां दे दिया है। ये चैप्टर 2 के पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है और ये सोर्स नंबर 4 है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। अब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। वे अज्ञेय हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं।
उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहनियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। ये प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। अब चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखिए क्या कह रहा है। दिस इंस्क्रिप्शन इज नोन एज प्रयाग प्रशस्ति। इस शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है, क्यों? अब इस सवाल का जवाब वहां तो कहीं नहीं दिया हुआ है। अब आपको इसकी पढ़ाई करने के बाद अपनी समझ को अप्लाई करना है और आपको बताना है कि इस शिलालेख को प्रशस्ति के रूप में क्यों जाना जाता है। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला कहता है क्योंकि इसकी रचना इसके संरक्षक की प्रशंसा में की गई है। दूसरा कहता है यह एक दरबारी कवि द्वारा रचित है। तीसरा कहता है यह अपने संरक्षक के एक महत्वपूर्ण खाते के रूप में कीमती है। और चौथा कहता है इसकी रचना संस्कृत में हुई है। अब सवाल है कि इस शिलालेख को प्रशस्ति ही क्यों कहा गया, तो इसका सही उत्तर है नंबर 1। इट इज कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ इट्स पैट्रन। पैट्रन कौन था? पैट्रन इस केस में राजा समुद्रगुप्त थे और उनकी प्रशंसा में हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। तो चूंकि हरिसेन जो पैट्रन थे, संरक्षक थे, उनकी प्रशंसा में यह लिखा गया था, इसीलिए इसको प्रशस्ति कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ज्ञान तो है, उसको अप्लाई किस तरह से किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। दिस एक्सरप्ट मेंशंस ही यहां समुद्रगुप्त के लिए यूज हुआ है। ही इज इक्वल टू द गॉड्स। अब दिस प्रोजेक्ट्स व्हाट एलिमेंट ऑफ किंगशिप, यानी कि इस अंश का उल्लेख वह यानी कि समुद्रगुप्त को यहां कई देवताओं के साथ तुलना किया गया है, जैसा कि हमने पीछे उस प्रशस्ति पत्र में देखा। अब सवाल यह है कि यह राजत्व के किस तत्व को दर्शाता है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं कि विभिन्न देवताओं के साथ तुलना करके वह उच्च स्थिति का दावा करता है, या अपने आप को भगवान की तरह बताना चाहता है, या वह कई उपाधियों को धारण करने का दावा करता है, या आपको लगता है कि सभी सही हैं। तो नहीं, इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस बाय आइडेंटिफाइंग विद अ वैरायटी ऑफ डाइटीज। हरिसेन समुद्रगुप्त की तुलना विभिन्न देवताओं के साथ करके यह दर्शाना चाहता है कि उनकी स्थिति बहुत ही उच्च थी। तो यह इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं सी की। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यह इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब एसर्शन का मतलब होता है अभिकथन। एसर्शन ए, ही इज पोजेस्ड ऑफ कंपैशन, वह करुणा से युक्त है, वह मतलब समुद्रगुप्त। और उसका रीजन क्या बताता है? रीजन आर, ही इज द गिवर ऑफ मेनी 100,000 cows, his mind has received ceremonial initiation for the uplift of the miserable, the poor, the forlorn and the suffering. कारण क्या बताता है? वह करुणा से युक्त है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वह कई 100,000 गायों का दाता है। उसके मन की दीक्षा दीन दुखियों, गरीबों, शोषितों और पीड़ितों के उत्थान के लिए हुआ है। ये पहला कथन और उसका कारण। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए गलत है लेकिन आर सही है। और चौथा है आर गलत है लेकिन ए सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1। बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A। यानी कि A और R दोनों ही सेंटेंस सही हैं और जो रीजन है वह एसर्शन की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि वो करुणा से युक्त था, इसीलिए तो गायों का दान करता था, दीन दुखियों की देखभाल करता था, गरीबों की गरीबी को दूर करने की कोशिश करता था, शोषितों और पीड़ितों के साथ उसका अपना एक ऐसी फीलिंग होती थी कि वो करुणा से भरा होता था, दया से भरा होता था।
तो यानी कि अभिकथन बिल्कुल सही है और इसका जो स्पष्टीकरण है वो भी सही है। आगे बढ़ते हैं, डी देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये कथन आपके सामने है, दो कथन। हिस्ट्रीज ऑफ रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग प्रशस्ति लाइक द वन इन द एक्सरप्ट। शासकों के इतिहास को साहित्य, सिक्कों, शिलालेखों और प्रशस्ति में समेटा गया है, जैसा कि इस उदाहरण में हमने देखा। और दूसरा सेंटेंस कहता है, सेंटेंस बी क्या कहता है कि इतिहासकार अक्सर ऐसी रचना में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु इसके लेखक उन्हें कविता के कामों के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो अक्षरशः सत्य नहीं हो सकते थे। और ये जो एक्सरप्ट है, ये जो उदाहरण है, ये एक ऐसा ही उदाहरण है। तो ये तो सेंटेंस आपको दिया गया है। अब दो ऑप्शन आपको दिया गया है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कि ए और बी दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर, क्योंकि इतिहासकार, सच्चाई यही है कि इतिहासकार किसी भी स्रोत में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशस्ति लिखने वाले जो लेखक होते हैं वो कविता के रूप में उनके जो संरक्षक होते हैं उनकी प्रशंसा लिखते हैं, और जब वो उनकी प्रशंसा लिखते हैं तो वो प्रशंसा अक्षरशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है और पेज नंबर 249 के ऊपर है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस मुगल पेंटिंग का अध्ययन करें, जहांगीर के सपने को, ये जहांगीर का सपना है जो इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, इसे ध्यान से देखें और सही विकल्प चुनकर किसी भी 3 प्रश्न का उत्तर दें। अब आपने इस पिक्चर को देख लिया, ये जहांगीर है, ये शाह अब्बास हैं, यहां एक मेमना है और ये एक सिंह है जो बैठा हुआ है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक ग्लोब है। अब चलिए इसके आधार पर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इस मुगल पेंटिंग को जहांगीर के सपने का नाम दिया गया है, क्यों? अब आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। यह दो शासकों जहांगीर और सफीवीद शाह अब्बास को एक मैत्रीपूर्ण आलिंगन में दिखाता है, जो कि जहांगीर की इच्छा थी, उसका यही सपना था। दूसरा ऑप्शन है, इसने एक दृश्य को प्रामाणिकता का एहसास दिलाया जो काल्पनिक था, क्योंकि दोनों शासक कभी मिले ही नहीं थे आपस में। तीसरा कहता है कि इस अभिलेख पर एक लेख लिखा है कि जहांगीर ने अबू हसन को यह चित्र बनाने के लिए कहा था, जिसे हाल ही में सम्राट ने एक सपना देखा था। और चौथा कहता है उपरोक्त सभी। तो ये इस पिक्चर के बारे में, इस इमेज के बारे में ये तीनों जो सेंटेंस हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जहांगीर का सपना था कि शाह अब्बास के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं, जो कि ईरान का शासक हुआ करता था। दूसरा ये भी सच है कि दोनों आपस में कभी नहीं मिले थे, और ये भी सच है कि जहांगीर के कहने पर अबू हसन ने इस चित्र को बनाया था। इसलिए इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बी देखते हैं। The animals seen in the paintings stand for। इस पेंटिंग में जो जानवर दिखाए गए हैं वो क्या दर्शाते हैं? देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मजबूत, जो सिंह के रूप में दिखाया गया है, और कमजोर, जिसे मेमना के रूप में दिखाया गया है, दोनों सामंजस्य रखते हैं। एक आदर्श दुनिया जहां जानवर और इंसान एक साथ रहते हैं, और तीसरा दोनों एक और दो, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब ये जो पिक्चर है इसमें क्या दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर है ए realm in which both the strong and the weak exist in harmony। ओके, ये इसका सही उत्तर है। यही वो मुगल बादशाह दिखाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों सम्राटों के पैर के नीचे की दुनिया क्या बताती है? आपने वहां एक ग्लोब देखा था और उस ग्लोब के ऊपर दोनों ही लोग खड़े हैं। तो पहला ऑप्शन है जहांगीर का सपना दुनिया जीतने वाला, वह अपने प्रतिद्वंदी शाह अब्बास को गले लगाकर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। बी, ग्लोब का उपयोग चित्रकार द्वारा पेंटिंग को गहराई प्रदान करने के लिए किया गया है। और तीसरा ऑप्शन है ग्लोब मनुष्यों और जानवरों के सहअस्तित्व की आदर्श दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। और चौथा है दोनों,
2 और 3 दोनों सही हैं क्या? तो इसका सही उत्तर है पहला वाला। जहांगीर का यह सपना था कि उसका जो प्रतिद्वंदी ईरान का शाह था, शाह अब्बास, उसको गले लगाकर वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। यही उसका सपना था। और डी क्या कहता है? ए कंपैरिजन ऑफ द फिजिक एंड पोस्चर ऑफ बोथ द एम्पायर्स इन द पेंटिंग पोर्ट्रेज व्हाट। चित्रांकन में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों सम्राटों की काया और मुद्रा की तुलना क्या दर्शाता है। एक बार मैं आपको ये चित्र फिर से दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो जहांगीर का चित्र है ये काफी स्ट्रॉन्ग कदकाठी का है, काफी मजबूत है, जबकि उसी की तुलना में शाह अब्बास को पतला, दुबला पतला और कमजोर सा दिखाया गया है। यही प्रश्न है। अब देखते हैं इस प्रश्न को। अब आपको अच्छी तरह समझ में ये बात आ जाएगा कि चित्रांकन में दोनों सम्राटों की काया और मुद्रा की तुलना क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है भौतिक आकार के अंतर के कारण शाह अब्बास पर जहांगीर की शिष्टता दिखाई गई है। दूसरा ऑप्शन कहता है कंधार बनाए रखने के लिए जहांगीर के अपने प्रतिद्वंदी शाह अब्बास को दोस्ताना तरीके से निभाना दिखाया गया है। और तीसरा ऑप्शन है दोनों, 1 और 2, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है दोनों, यानी कि 1 और 2, क्योंकि जैसा कि हमने पिक्चर में देखा कि जहांगीर ज्यादा मजबूत और शाह अब्बास को दुबला पतला दिखाया गया है। और दूसरा, चूंकि उस समय ईरान के अंतर्गत ही हुआ करता था कांधार, तो कांधार किसी भी कीमत पर जहांगीर अपने पास बनाए रखना चाहता था। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। स्टडी द एक्सट्रैक्ट ऑफ द 5th रिपोर्ट, जो कि चैप्टर नंबर 10 के सोर्स 2 है और पेज नंबर 265 के ऊपर है। अब ये 5वीं रिपोर्ट से उद्धृत की गई है। जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलामी के बारे में 5वीं रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो यहां पर मैं लिखा गया है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें और इसको पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, सही विकल्प चुनिए। पहला अभिकथन, ये क्या है? बकायेदारों में देश के सबसे पुराने परिवारों में से कुछ लोग थे और इसका कारण क्या बताया गया है कि राजस्व को समय की पाबंदी के साथ महसूस नहीं किया गया था और भूमि को नीलामी द्वारा बिक्री के लिए समय समय पर छोड़ा जाता था। अब सवाल है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा, आर सही है लेकिन ए गलत है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नंबर 2। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि राजस्व की समय पर पाबंदी सिर्फ एक कारण नहीं था, बकायेदारों के द्वारा बकाया नहीं चुकाया जाना। इसीलिए सेंटेंस दोनों सही है, परंतु जो उसका रीजन है वो सही नहीं है। अब बी देखते हैं। व्हाट आर द ऑफिशियल्स हु रोट द 5th रिपोर्ट ट्राइंग टू शो थ्रू दिस फिगर्स। 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले जो अधिकारी थे वह इन आंकड़ों के माध्यम से क्या आदर्श दिखाना चाहते थे? तो पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दुर्भावना, भ्रष्टाचार और कुशासन को दिखाना। दूसरा, अस्थायी निपटान की प्रणाली का दोष बताना। तीसरा, राजस्व संग्रह में अक्षमता दिखाना। और चौथा, केवल दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। तो आपका सही आंसर क्या है? तो आपका सही आंसर है कि 5th रिपोर्ट को लिखने वाले अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दुर्भावना, भ्रष्टाचार और कुशासन को उजागर करना चाहते थे। और सी देखिए, long term generalization of how these figures of 2 years may lead to misinterpretation of actual situation. How? 2 साल के इन आंकड़ों से दीर्घकालिक सामान्यीकरण से वास्तविक स्थिति की गलत व्याख्या हो सकती है, कैसे? तो इसका ऑप्शन क्या है? इन 2 सालों में जमींदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये बात सच है। और दूसरा है तथ्यों की अतिशयोक्ति भी हो सकती है, ये भी सच है। तो इसका मतलब है कि तीसरा जो ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, ये सही वाला आंसर है। और डी देखते हैं। डी क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट इज द मीनिंग ऑफ जुम्मा। आपको क्या लगता है इस अंश के अनुसार जुम्मा का अर्थ
क्या है? तो जुम्मा का अर्थ है दोस्तों भू राजस्व का आधिकारिक मूल्यांकन। द ऑफिशियल असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू को जुम्मा कहते थे। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि केस आधारित प्रश्न में एक स्रोत पूछा जाता है, उसके आधार पे 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन के 4-4 पार्ट होंगे, जिसमें एक आप छोड़ सकते हैं और 3 का सही उत्तर आपको देना है, जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज दिखानी है। दोस्तों अब अपना तैयारी इसी हिसाब से शुरू कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।